हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर टेकिंग टॉपिक बैलेनोग्लॉसिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे कहते हैं प्रजनन तंत्र। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल जो मेंबर है वो सेपरेट होते हैं। उनमें किसी भी तरीके का सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया नहीं जाता, मतलब लैंगिक द्विरूपता उनमें पाई नहीं जाती। आप उसके बाहरी रूप को देखकर ये नहीं पहचान सकते हैं कि ये नर है या फिर मादा। तो फर्स्ट जो पैरा है वो यही है कि उन दोनों में वो सेपरेट होंगे, बाहरी रूप से अंतर स्पष्ट नहीं होता है। अतः जो बैलेनोग्लॉसिस में है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता, मतलब अपन कह सकते हैं लैंगिक द्विरूपता इसमें पाई नहीं जाती। इनके अंदर जो ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन है, उनका स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन एक समान रहता है। मेल मेंबर में टेस्टिस रहेगी, फीमेल मेंबर में ओवरी रहेगी, और ये गोनाड के रूप में जो पाई जाएंगे शरीर के कौन से भाग में पाए जाएंगे, ट्रंक वाले भाग में ये दोनों पाए जाते हैं, नर व मादा जो गोनाड्स हैं। मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बताया था कि बॉडी इनकी क्या है, तीन में डिवाइडेड है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। तो जो ट्रंक वाला भाग है वहां पर इनके गोनाड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो इनके अंदर जो प्रत्येक सेक्स ऑर्गन में वहाँ पर एक पतली नेक होती है जो जेनाइटल ओपनिंग द्वारा ब्रोंकियल सैक में खुलती है, और जिसकी सहायता से जो सेक्स ऑर्गन बनते हैं बॉडी में वो क्या है, बाहर मुक्त हो जाते हैं। जो गैमीट्स बनते हैं वो बाहर बॉडी से मुक्त हो जाते हैं। बैलेनोग्लॉसिस में जो प्रोड्यूस हो रहे हैं गैमीट, उनकी साइज बहुत माइन्यूट होती है, और अपन उनकी साइज से मतलब गैमीट के बेस पर भी हम उनको दोनों को डिफरेंट नहीं कर सकते हैं कि ये नर है या फिर मादा। तो इसमें जो स्लाइड में आपको नोट करना है वो ये है कि जो सेक्स ऑर्गन पाए जाएंगे मेल एंड फीमेल के, वो उनके अंदर एक जेनाइटल ओपनिंग होती है जिसकी सहायता से वो ब्रोंकियल सैक में खुलते हैं, और इनकी ही सहायता से सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस होने वाले जो गैमीट्स हैं वो बॉडी के बाहर मुक्त हो जाते हैं, और जो गैमीट्स बनते हैं वो बहुत साइज में छोटे होंगे, और अपन उनको गैमीट के बेस पर भी हम उनको पृथक नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। सेकेंड हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, प्रजनन की क्रिया। यहाँ पे जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि इसके अंदर जो मेल गैमीट है वहाँ पर क्या बनेगा, टेस्टिस बनेगी, और अगर फीमेल की बात करें तो वहाँ पे क्या बन रहा है, ओवा बन रहा है, एग बन रहा है। ये सभी जो गैमीट्स है वो गिलपोर की सहायता से कहाँ सीधे बॉडी से बाहर की ओर रिलीज हो जाते हैं। इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, ब्रह निषेचन की क्रिया होती है, और नर व मादा जो गैमीट है वाटर में रिलीज हो जाते हैं, और जब वो रिलीज होते हैं तो वहाँ पे एक फॉर्मेशन होगा जाइगोट का। वो अब आगे हम पढ़ेंगे कि जाइगोट के अंदर कैसे विदलन की क्रिया आएगी, कैसे 2 सेल से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल स्टेज का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद मोरुला अवस्था, ब्लास्टुला अवस्था, और फाइनल गैस्ट्रुलेशन अवस्था। तो ये जो 3 स्लाइड्स मैंने आपको बताई ये जर्नलाइज्ड इसका इंट्रो है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बैलेनोग्लॉसिस में पाया जाता है उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आपको लिखने हैं। फिर एक सिंपल डायग्राम मैंने यहाँ पे लिया है जहाँ पे जाइगोट के बाद 2 सेल स्टेज, जैसे मैंने फर्टिलाइजेशन में बताया कि जो बॉडी से बाहर वो प्रवाह कर लेते हैं गैमीट्स, वहाँ पे जब वो फ्यूज्ड होते हैं तब जाइगोट का फॉर्म करते हैं। तो जैसे डायग्राम में दिख रहा है, जाइगोट क्या है, 2 सेल स्टेज बनाएगा, फिर उसके बाद 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, उसके बाद आता है 16 सेल जो स्टेज आएगी एम्ब्रियो की। ये जो सारा ही प्रोसेस है इसको कहेंगे क्लीवेज। क्लीवेज आपने 11th-12th में पढ़ा होगा डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। एक नॉर्मल छोटी सी डेफिनेशन है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्लीवेज की, कि जो निषेचित अंडे हैं, जो निषेचित अंडाणु जाइगोट में मतलब जाइगोट होने वाले जो कोशिकीय विभाजन की पारंपरिक श्रृंखला को हम क्या कहेंगे, क्लीवेज कहेंगे, विदलन कहेंगे। इसको विखंडन भी कहा जाता है और इसको कोशिकीकरण भी कहा जाता है। मैं वापस रिपीट करती हूँ, निषेचित अंडाणु में जो होने वाली कोशिकीय विभाजन की जो पारंपरिक श्रृंखला है उसको विदलन कहते हैं, उसको विखंडन के नाम से भी जाना जाता है, उसको कोशिकाकरण के नाम से भी जाना जाएगा। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। ये जो डायग्राम में है वो यही बताता है जो जाइगोट बनता है मेल एंड फीमेल गैमीट से, वो आगे विदलन के प्रोसेस से 16 सेल स्टेज बनाएगा। ये यहाँ पर ब्लास्टुलेशन हो रहा है जहाँ पे मीजोमर्स, मैक्रोमर्स और माइक्रोमर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके अंदर फिर एक गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस आएगी जहाँ पर क्या है, आर्केंट्रॉन कैविटी बनती है। वहाँ पर ये इनडायरेक्ट गैस्ट्रुलेशन के बाद वहाँ पर इनडायरेक्ट एक फॉर्म करेगा लार्वा जिसको हम कहेंगे टोनेरिया लार्वा। वो हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको समझाएंगे।
फिर ये जनरलाइज डायग्राम है, जैसे ये सिंपल डायग्राम था जिसमें मैंने जाइगोट के बाद क्लीवेज का प्रोसेस बताया है एग में। यहाँ मैं बात कर रही हूँ स्टेजेस, कैसे कैसे परिवर्तन होता है, कौन कौन सी उनकी प्रावस्थाएं पाई जाती है। तो इसमें पहले वही जाइगोट है, फिर 2 सेल स्टेज, फिर हम मोरूला की बात कर रहे हैं, जो पार्ट सी दिख रहा है वो मोरूला अवस्था है। उसके बाद क्या है, ब्लास्टोमियर्स सीलोब्लास्टुला बना, उसके अंदर एक गुहा पाई जाएगी जिसको कहेंगे ब्लास्टोसील कहते हैं। उसके बाद क्या है, गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस आता है, जहां पर क्या है आर्केंट्रॉन कैविटी बनती है। तो यहाँ पे आपको याद रखने वाली चीज है कि जब गैस्ट्रुलेशन की जो अवस्था है जहां पर आर्केंट्रॉन की कैविटी बनी है, वहां पे आप देख सकते हैं एपिकल टफ बनना स्टार्ट होता है। यहाँ से धीरे धीरे टोनेरिया लार्वा का फॉर्मेशन होना लग जाता है। मतलब पहले अर्ली टोनेरिया बनेगा, उसके बाद यंग टोनेरिया बनेगा, और फिर जो यंग टोनेरिया है आगे जाके मेटामॉर्फोसिस हो जाता है इनटू द यंग बैलेनोग्लॉसिस। तो ये जनरलाइज डायग्राम है, इससे आप समझा सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैलेनोग्लॉसिस। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, सेम वही प्रोसेस है कि यहाँ पर ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। जब हम ए सेक्सुअल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट है गिलक्रिस्ट, जिन्होंने सबसे पहले बैलेनोग्लॉसिस कैप्सेंसिस करके एक स्पीशीज है उसके अंदर समझाया था। उन्होंने ये बोला था कि वो स्मॉल सेगमेंट जो ये स्पीशीज है वो अपने पोस्टीरियर एंड से छोटे छोटे सेगमेंट फ्रेगमेंट्स अपने बॉडी से वो क्या करेगा, सेपरेट आउट करेगा, और जो सेपरेट आउट पार्ट है वो रीजनरेट होकर एक सेक्सुअल एडल्ट में चेंज हो जाते हैं। तो ये 2 लाइनें हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अगर ये क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स में तो आप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि एक साइंटिस्ट है गिलक्रिस्ट, जिन्होंने सबसे पहले कैप्सेंसिस में समझाया था। वहाँ पर ये बताया था कि ये जो बॉडी है उसकी पोस्टीरियर एंड पे जो बॉडी पाई जाती है वो बॉडी पार्ट से क्या है छोटे छोटे फ्रेगमेंट कर लेता है बॉडी के, और वो जो रीजनरेट होकर आगे जाके सेक्सुअल एडल्ट में चेंज हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जब मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रही हूँ तो जैसे मैंने आपको बताया सेक्सेस सेपरेट होंगे, मेल एंड फीमेल यहाँ पे डिस्टिंग्विश नहीं होंगे, आप एक्सटर्नली उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। इनके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एब्सेंट रहता है। गोनैड्स सिंपल पाए जाएंगे और दे आर प्रेजेंट इन वन और मेनी रोज इन द ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन। जो ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन है वहाँ पर ये या तो एक रो में या फिर मेनी रोज में ये वहाँ पर पाए जाते हैं। ईच गोनैड will give gonoduct. This gonoduct will open out through a pore externally, और ये जो गोनोडक है वो बाहर की तरफ पोर with the help of pore वो externally open होंगे। मेल की बात करते हैं, in male the gonads are called testes and they produce sperm. Likewise in female the gonads are called ovaries and they produced ova. स्पर्म यहाँ पे अगर बात करते हैं उसके तो उसका राउंडेड हेड होता है और फ्लैजिला लाइक टेल पाई जाती है। बट हम अगर ओवा की बात करते हैं यहाँ पे 2 तरीके के ओवा पाए जाएंगे। अगर मैं स्मॉल ओवम की बात करूँ तो उसका डायमीटर रहता है 0.06 mm और वो जाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में, जहाँ पर वो एक टोनेरिया लार्वा को फॉर्म करेगा, एक पेलाजिक लार्वा जिसको हम कहेंगे टोनेरिया लार्वा। ये कौन बनाता है, स्मॉल ओवम। अगर मैं बात करती हूँ लार्जर ओवम की, वो मेजर करता है 0.4 mm डायमीटर में और वो अंडरगो जाता है डायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब वहाँ पर कोई भी लार्वा स्टेज फाउंड नहीं होगी। फर्टिलाइजेशन इसका एक्सटर्नल होगा। यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज़ वो है कि सेक्सेस सेपरेट होते हैं। मेल के अंदर जो है वो टेस्टीज होगी, फीमेल के अंदर ओवरीज होगी। स्पर्म का जो अगर बात करें उनका राउंडेड हेड पाया जाता है और एक फ्लैजिला लाइक टेल पाई जाएगी। ओवा इसके अंदर 2 तरीके के पाए जाएंगे। अगर मैं स्मॉल ओवम की बात करूं तो वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करके बनाकर टोनेरिया लार्वा बनाएगा। अगर मैं लार्जर ओवम की बात करूं तो वो उसका डायमीटर है 0.4 और वो डायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर जाता है और जहां पर कोई भी लार्वल स्टेजेस, कोई भी लार्वल अवस्था वहां पर पाई नहीं जाती। नोट डाउन कर लीजिएगा, इसमें ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पॉइंट्स लिखे मैंने। फिर मैं नेक्स्ट बात करती हूँ तो फर्टिलाइजेशन की है। बेसिकली अगर फर्टिलाइजेशन प्रजनन की क्रिया है तो ये ब्रीडिंग सीजन इनका रहेगा मई टू जून, जहाँ पर मैच्योर ओवा एंड स्पर्म डिस्चार्ज होते हैं सराउंडिंग वाटर में, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है। तो अपन कह सकते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। फर्स्ट अगर हम बात करें ओवा की, वहाँ या फिर एग मास की, दे आर डिस्चार्ज बाय द फीमेल फ्रॉम इट्स बरो एंड द स्पर्म, जो मेल का पार्ट है दे आर डिस्चार्ज बाय द मेल फ्रॉम इट्स बरो।
नंबर ऑफ एग डिस्चार्ज एट अ टाइम वेरीज फ्रॉम फ्यू डजन टू मोर देन 1000, या तो फ्यू बहुत कम होंगे या फिर 1000 तक, तो इसकी कोई रेंज अप्रोक्स नहीं है अपने पास। नॉर्मली अगर बात करते हैं 1 to 300 एग्स दे आर शेड एट अ टाइम 1 से लेकर 300 एग्स शेड होते हैं। क्लीवेज, जैसे ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है उसके बाद जस्ट क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है। क्लीवेज जैसे मैंने आपको बताया विदलन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें क्लीवेज की तो डेफिनेशन जैसे मैंने हिंदी में बताई थी, इंग्लिश में भी अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो लिख सकते हैं। क्लीवेज बेसिकली क्या प्रोसेस है जहाँ पर एक सीरीज है, अ सीरीज ऑफ सेल डिवीजन दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ सिंगल सेल कौन सा, फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, सीरीज ऑफ सेल डिवीजन दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ सिंगल सेल फर्टिलाइज्ड एग इनटू अ मल्टी सेलुलर एम्ब्रॉनिक स्टेज जो हम कहेंगे ब्लास्टुला, इज कॉल्ड क्लीवेज या फिर सेलुलेशन या फिर सेगमेंटेशन। क्लियर? तो कहने का मतलब एक सिंगल सेल उसके अंदर एम्ब्रॉनिक चेंजेस आते हैं जिस कारण से वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिक स्टेज बनाता है जिसे हम कहते हैं ब्लास्टुला। तो आप ये नेक्स्ट अपन जो डायग्राम में देखेंगे कि एक सिंगल जाइगोट है, सेल है, उसके बाद धीरे धीरे इसमें एम्ब्रॉनिक स्टेजेस आई, फिर हमें 2 सेल स्टेज मिली, 4 सेल स्टेज मिली, 16 सेल स्टेज मिली। तो ये धीरे धीरे क्या है, एक सिंगल सेल को ये ट्रांसफॉर्म करेगा। तो वैसे ही इसमें है कि जब क्लीवेज की हम बात कर रहे हैं प्रोसेस की, तो यहाँ पे जो जाइगोट है इट प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो ऊपर मैंने आपको बताया, एंड इट अंडरगोज क्लीवेज प्रोसेस। क्लीवेज यहाँ पे होलोब्लास्टिक रहते हैं। होलोब्लास्टिक मतलब हम क्या है, यहाँ पे कंप्लीट सेल का क्लीवेज होगा, मतलब एक से बराबर इक्वल साइज में 2 सेल्स हमें मिलेगी। क्लियर? जिसे हम कहते हैं पूर्ण तरीके से जो अगर विदलन हो रहा है कोशिका में। इस तरीके का अगर हम बात करें हैं क्लीवेज की तो फ्रॉग के एग में होगा, क्योंकि वहां पर स्मॉल अमाउंट ऑफ योग पाया जाता है, जो पीतक की मात्रा है वो थोड़ी कम होती है, उसके अंदर ही पूरी तरीके से होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। तो अगर हम बात करें क्लीवेज की तो यहाँ होलोब्लास्टिक है। फर्स्ट क्लीवेज स्टार्ट आफ्टर 2 आवर्स फर्टिलाइजेशन के एंड इट प्रोड्यूस्ड इक्वल साइज के 2 सेल्स। उसके बाद सेकंड क्लीवेज होगा, वो भी 2 सेल्स बनाएगा, और जब थर्ड क्लीवेज होता है तब वो इक्वल ब्लास्टोमेर्स में अरेंज होकर एक मोरूला अवस्था बनाएगा। ये चीज़ हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में 11th-12th में पढ़ी है। ये जो सीरीज है क्लीवेज की, फर्स्ट क्लीवेज, सेकेंड मतलब 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, ये आप पढ़ के आए हैं। तो सेम प्रोसेस है जो आपको इस पॉइंट्स में लिखना है। ये डायग्राम मैंने आपको बता दिया था। आपको इसमें जाइगोट से कैसे मोरूला स्टेज बनता है, कैसे उसके बाद सीलोब्लास्टुला होता है, मतलब उसके अंदर ब्लास्टुला के अंदर एक ब्लास्टोसील कैविटी पाई जाती है, धीरे धीरे इसके अंदर एम्ब्रॉनिक चेंजेस आते हैं, तब वो क्या है, गैस्ट्रुलेशन बनेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट्स में हम बता रहे हैं जो मोरूला बना है क्लीवेज के प्रोसेस में, थर्ड क्लीवेज का जो डिवीजन था, उसके बाद जो मोरूला बना, इट अंडरगोज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स ब्लास्टोमेर। वो अपने ब्लास्टोमेर को क्या है, रीऑर्गेनाइज कर देगा एंड टेक द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लेयर हॉलो एंड स्फेरिकल ब्लास्टुला, या फिर उसको कहते हैं अपन सीलोब्लास्टुला। तो जो मोरूला अवस्था है वहां पर ब्लास्टोमेयर्स का क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, और वो सिंगल लेयर एक हॉलो या फिर स्फेरिकल ब्लास्टुला में चेंज हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्लास्टुला, या फिर हम इसको सीलोब्लास्टुला भी कह सकते हैं। जब ब्लास्टुला अवस्था बनती है उसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी पाई जाती है, एक गुहा पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोसील। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो मैंने लिखा है कि विद इन 12 to 24 आवर्स, जैसे ही ब्लास्टोमा बना उसके बाद 12 से 24 घंटे के बाद एक इनवेजिनेशन स्टार्ट होता है। इनवेजिनेशन मतलब अंतर्वलन हो जाता है, एक इनवेजिनेट जैसे बन जाए, जैसे ब्लास्टुला सर्कल टाइप का होता है। फिर आप डायग्राम में नीचे देख रहे हैं वो एक जो सेल्स है वो इनवेजिनेट हो जाती है, वे डिपेंड टू फॉर्म दी आर्केंट्रॉन। फिर वहां पर क्या है, आर्केंट्रॉन कैविटी बन जाती है। तो आर्केंट्रॉन ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू अ ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर मार्क द पोस्टीरियर एंड ऑफ द एम्ब्रियो, वो पोस्टीरियर एंड बनाएगा एम्ब्रियो का। द ब्लास्टोपोर सून क्लोजेज एंड द एम्ब्रियो नाउ कॉल्ड गैस्ट्रुला। तो ब्लास्टुलेशन के बाद जो अवस्था आएगी उसे हम कहेंगे गैस्ट्रुला। उसके अंदर हम बात कर सकते हैं सीलोम की। सीलोम यहाँ पे एंट्रोसिलिक होता है, और जो पोस्टीरियर पार्ट है आर्केंट्रॉन का वो आगे जाके क्या बनाएगा, फ्यूचर गट या फिर एलिमेंट्री कैनाल बनाता है। फिर हम बात करते हैं बाय दिस टाइम, ये सारा जब प्रोसेस हो गया, हम ने बात करी कि मोरूला के बाद ब्लास्टुला बना, ब्लास्टुला का गैस्ट्रुला बना, उसके बाद पोस्टीरियर एंड एम्ब्रियो का दिखने लग गया, और फिर हम उसको बोल रहे हैं कि आगे जाके एलिमेंट्री कैनाल बनाएगा।
तो बाय दिस टाइम आफ्टर फ्यू डेज द एम्ब्रियो बिकम यूनिफॉर्मली सिलिएटेड, जो एम्ब्रियो है वो यूनिफॉर्मली सिलिएटेड हो जाएगा, उसके ऊपर चारों तरफ क्या हो जाएगा, सीलिया पाया जाएगा, एंड इट एस्केप फ्रॉम फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन टू लीड अ फ्री स्विमिंग लार्वल लाइफ। जैसे ही सीलिया उसके ऊपर आ जाते हैं तब वो क्या है, फर्टिलाइजेशन की जो मेम्ब्रेन है वहां से क्या है वो स्केप आउट हो जाएगा, और अब वो वहां पर फ्री स्विमिंग एक लार्वा लाइफ जिएगा जिसे हम कहेंगे टोनेरिया लार्वा। तो ये पूरा प्रोसेस था बैलेनोग्लॉसिस के रिप्रोडक्शन का, जिसमें हमने स्टार्टिंग इंट्रो पढ़ा था कि मेल एंड फीमेल क्या है, अलग होते हैं, इनमें सेपरेट आउट होते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता। इनके अंदर मेल के जो गैमीट्स हैं वो होंगे टेस्टीज, एंड फीमेल के जो गैमीट्स हैं वो होंगे ओवा। ये जाके क्या, ये फ्यूज होके क्या बनाते हैं, जाइगोट। उसके बाद जब जाइगोट बन गया फिर आता है फर्टिलाइजेशन की, उसके बाद क्लीवेज की स्टेज आएगी। क्लीवेज के अंदर क्या बनाएगा, वो मोरूला बनाएगा। इसके अंदर 3 तरीके के क्लीवेज होते हैं। मोरूला अवस्था बनने के बाद वो ब्लास्टुला बनाएगा। ब्लास्टुला के अंदर क्या है, ब्लास्टोसील एक गुहा पाई जाएगी। धीरे धीरे क्या है, वो ब्लास्टोमियर्स अपने आप को रीऑर्गेनाइज करके एक बनाएंगे जिसे हम कहेंगे ब्लास्टुला, जो रीऑर्गेनाइज करके मोरूला ब्लास्टुला बनाएगा। उसके बाद वो गैस्ट्रुलेशन अवस्था में चला जाएगा। आफ्टर गैस्ट्रुलेशन जब आर्केंट्रॉन कैविटी बन गई उसके बाद क्या है, एक फ्री स्विमिंग लार्वा ये कहलाएगा जिसे हम कहेंगे टोनेरिया लार्वा। तो टोनेरिया लार्वा हम पढ़ते हैं। अगर हम बात करें टोनेरिया लार्वा की तो इट वाज फर्स्ट इसको डिस्कवर्ड करा था जे मुलर ने इन 1850, और कंसिडर्ड करा था कि भाई ये लार्वा है इकाइनोडर्म्स का। इसका नाम टोनेरिया क्यों पड़ा, क्योंकि ये इसकी हैबिट होती है रोटेटिंग इन सर्कल। ये क्या है, सर्कल में रोटेट करता है, इससे इसका नाम पड़ गया टोनेरिया। ये लार्वा क्या है, यूजुअली ओवल रहता है, जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं ओवल रहेगा इस शेप में, एंड एक्सक्लूसिवली ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल पारदर्शी होता है, ये ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। साइज नोट कर लीजिएगा, 1 mm से 3 mm रहेगी। वेंट्रल जो है वहां पर माउथ रहेगा, एंड पोस्टीरियर साइड में क्या आएगी, एनस पाई जाएगी। गट इसके अंदर डिफ्रेंशिएट होगा ईसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन में। सीलिया इसके अंदर पाए जाते हैं, और सीलिया जो बैंड्स में पाए जाएंगे वो लॉन्ग होंगे, पावरफुल होंगे, और एक चीफ लोकोमोटरी ऑर्गन होंगे टोनेरिया की, उसकी सहायता से वो चलन की क्रिया करेगा। फिर हम बात करते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मतलब कायांतरण होता है इसका। मेटामॉर्फोसिस हो मतलब लार्वा किस में चेंज हो रहा है, एडल्ट में हो रहा है। तो क्या क्या चीज़ें, जब वो एडल्ट में चेंज होता है तो क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती है। अगर मैं बात करूं कि टोनेरिया लार्वा स्विम फ्रीली, लीड्स अ प्लैंक्टोनिक लाइफ। प्लैंक्टोनिक लाइफ मतलब ये माइन्यूट ऑर्गेनिज्म को खाएगा। After swimming for some time, the Toneria larva shrink to the bottom and metamorphoses into an adult. थोड़े टाइम तक वो प्लैंक्टोनिक लाइफ जिएगा, उसके बाद क्या है, आफ्टर सम टाइम वो जो लार्वा है वो बॉटम, सी ऑफ द बॉटम, वहाँ पे जाके श्रिंक हो जाएगा और मेटामॉर्फोसाइज हो जाएगा इनटू एन एडल्ट। ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस द साइज ऑफ लार्वा इज रिड्यूस्ड प्रोबेबली ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। ये नोट कर लीजिएगा कि जैसे ही वो मेटामॉर्फोसिस का जो टाइम पीरियड होता है वहाँ पर लार्वा की जो साइज है वो प्रोबेबली रिड्यूस्ड हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि उसका जो बॉडी के अंदर है पानी का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर उनकी बॉडी क्या हो जाएगी, उनकी साइज क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। फिर 4 चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी वहाँ पर पाई नहीं जाएगी। पहले है ट्रांसपेरेंसी, हमने जैसे फर्स्ट स्लाइड में बताया था वो बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी चली जाएगी। सीलरी बैंड चले जाएंगे जिनके थ्रू वो क्या है, लोकोमोट करते हैं। सेंसरी सीलिया वहाँ पे चला जाएगा, एंड प्लस आई स्पॉट्स, आप प्रीवियस स्लाइड में देख सकते हैं ऊपर आई स्पॉट्स पाए जा रहे हैं, सीलिया बैंड्स उसके जस्ट नीचे आप देखिए सीलरी बैंड्स पाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बिल्कुल वहाँ पर लुप्त हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। देन पॉइंट बात करते हैं, द बॉडी इलोंगेट्स एंड इट डिस्टिंग्विश्ड इनटू प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। ये चीज़ हमने मेन बैलेनोग्लॉसिस में पढ़ी थी, जहाँ पे हमने बताया था कि उसकी बॉडी कैसी है, कि इलोंगेटेड है, ईल लाइक बॉडी पाई जाती है, जैसे अर्थवॉर्म की होती है, इसलिए इसको एक्रोन वॉर्म भी कहते हैं। तो ईल लाइक बॉडी इसमें पाई जाएगी, डिस्टिंग्विश्ड होता है प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। अब धीरे धीरे क्या है, जो लार्वा है वो एडल्ट में चेंज हो रहा है, तो एडल्ट के जो फीचर्स हैं वो उसके अंदर आने लग गए। तो क्या है, बॉडी इलोंगेट होगी, डिस्टिंग्विश्ड होगी प्रोबोसिस में, कॉलर और ट्रंक में, एंड बाय द अपीयरेंस ऑफ ट्रू कंस्ट्रक्शन जिसको हम कहते हैं ट्रंक, यहाँ पर क्या हो जाएगी, इलोंगेट हो जाएगी।
Buccal diverticulum and gill slits appear as outgrowth of the alimentary canal. The reproductive organs make their appearance probably from the mesoderm. जो mesoderm वाला एरिया है वहाँ से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अपनी प्रेजेंस अपीयरेंस देने लग गए. Thus the larva gradually changes into an adult, और ये अब जब एडल्ट बन गया तब ये एक लीड्स अ बैंथोनिक लाइफ. तो ये दो स्लाइड्स हैं जो टोनेरिया लार्वा की बताती है. सबसे पहला जो कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, उन्होंने इसको कंसिडर करा था लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म्स. फिर इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये क्या इसकी हैबिट होती है रोटेटिंग इन सर्कल की. कैसे दिखाई देगा, ओवल इन शेप रहेगा, एक्सक्लूसिवली ट्रांसपेरेंट रहता है. इसकी साइज की बात करें 1 mm से 3 mm तक इसकी साइज रहेगी. वेंट्रल पे माउथ पाया जाएगा, पोस्टीरियर पे टर्मिनल एनस पाई जाएगी. इसके अंदर गट जो पाया जाता है वो डिफ्रेंशिएट होता है ईसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन. सीलिया पाए जाते हैं बॉडी की सरफेस पर. नेक्स्ट हम बात करें जो सीलिया जो पाए जा रहे हैं उनका काम क्या है, वो क्या है, चीफ लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं टोनेरिया की. तो फर्स्ट स्लाइड टोनेरिया लार्वा का बताया है, उसके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं. सेकेंड जो मैंने स्लाइड में डाला है वो है उसका मेटामॉर्फोसिस. जब वो पूरी तरीके से चेंज हो रहा होता है तो उसकी साइज कम हो जाती है. क्यों होती है, क्योंकि पानी का बहुत ज़्यादा वहाँ पे लॉस हो रहा है. 4 पॉइंट्स हैं जो वहाँ पर कंप्लीटली एब्सेंट हो जाएंगे. उसकी ट्रांसपेरेंसी, सीलरी बैंड्स, सेंसरी सीलिया एंड आई स्पॉट, दे टोटली लॉस्ट फ्रॉम द लार्वल बॉडी. बॉडी इलोंगेट होनी स्टार्ट हो जाएगी. बॉडी के अंदर उसके बॉडी पार्ट्स डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे. प्रोबोसिस हो जाएगा, कॉलर हो जाएगा, ट्रंक हो जाएगा. फिर वहाँ पे बक्कल डायवर्टिकुलम और गिल स्लिट्स अपेयर हो जाएंगे. कहाँ पर, एलिमेंट्री कैनाल. तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो मेटामॉर्फोसिस हो गया है वो टोनेरिया का एडल्ट में. तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है जहाँ पे आपको ये डायग्राम देना है और प्लस इसके पॉइंट्स आपको समझाने हैं. सेम बात हम हिंदी में ही करेंगे कि बैलेनोग्लॉसिस में इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्मॉल साइज बनता है फर्टिलाइज्ड एग, उसके द्वारा जो लार्वा बनेगा उसको टोनेरिया लार्वा कहेंगे. इस लार्वा की को सर्वप्रथम साइंटिस्ट मूलर थे, उन्होंने दी थी. स्टार्लिंग जो है इन्होंने क्या कहा था कि ये स्टारफिश का लार्वा माना था उन्होंने. ये लार्वा अत्यधिक माइन्यूट व फ्री स्विमिंग लार्वा होता है जो लगातार रूप में एक सर्कल में घूमता है, इसलिए इसका नाम टोनेरिया लार्वा कहा गया है. लार्वा की साइज मैंने इसमें बता दी. उसका ओवल शेप होता है, सिलिएटेड लार्वा होता है, वेंट्रल सरफेस पे माउथ होता है और उसकी पूरी बॉडी पर चाहे एंटीरियर बोले चाहे पोस्टीरियर बोले वहाँ पर सीलरी बैंड्स अरेंज रहते हैं. एंटीरियर सीलरी बैंड्स जो माउथ के पास पाए जाते हैं वो बेसिकली अगर माउथ के पास सीलिया पाए जाएंगे तो वो क्या उनका रोल क्या होगा कि फूड पार्टिकल्स को कलेक्ट करने में सहायता करते हैं. अगर वो एनस के साइड में अगर पाए जाते हैं तो बेसिकली वो लोकोमोटरी मतलब लोकोमोशन करने में वो सहायता होंगे. तो दो तरीके के इसमें सीलरी बैंड्स पाए जाएंगे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. आगे का जो काम है वो फूड को कलेक्ट करने का है और पोस्टीरियर सिलियरी बैंड्स का क्या काम है कि वहाँ पर वो इजीली लोकोमोट कर सके, इजीली चलन कर सके पानी के अंदर. फिर टोनेरिया लार्वा के एंटीरियर एंड पर एक एपिकल प्लेट अरेंज रहती है जिसके सरफेस पे बहुत सारे सीलिया पाए जाएंगे. 2 आई स्पॉट अरेंज रहती है और कंप्लीट डेवलप्ड टोनेरिया लार्वा में ट्रंक एंड गट रीजन पाई जाती है. इसका जब मेटामॉर्फोसिस का समय आता है तो इसकी साइज घट जाती है. जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया, घटती क्यों है, क्योंकि पानी का वहाँ पे लॉस होता है बॉडी से. एपिकल प्लेट, आई स्पॉट यहाँ पर पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं. प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक एक्सेट्रा जो भाग है वो डेवलप हो जाते हैं बॉडी में और इसके बाद टोनेरिया लार्वा एडल्ट बैलेनोग्लॉसिस में परिवर्तित हो जाते हैं. हिंदी एंड इंग्लिश मैंने दोनों स्लाइड में आपको समझा दिया है, अच्छे से पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा. सो दिस इज द लास्ट टॉपिक इन बैलेनोग्लॉसिस जहाँ पे रिप्रोडक्शन बताया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लस टोनेरिया लार्वा का मैंने जर्नलाइज इंट्रो प्लस इसका मेटामॉर्फोसिस आपको समझा दिया. ओके, थैंक यू सो मच.